अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं। मैं आ गई एक और नई स्टोरी के साथ। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ, देखते हैं आज कौन सी कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ। सब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें तो चलते हैं कहानी की तरफ। चाचा रहमत मोहल्ले भर के चाचा थे। छोटे तो छोटे, इनकी उम्र से बड़े भी इन्हें चाचा ही कहते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से महरूम रखा था। वो एक सरकारी दफ्तर में मुलाजिम थे। ये अपनी जिंदगी में जैसे भी थे खुश थे और इनकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मोहल्ले में खुशी और गम के मौका पर चाचा रहमत पेश होते। अगर कोई मोहल्ले में बीमार हो जाता, इसे डॉक्टर के पास ले जाने में उसकी मदद करते। मोहल्ले वालों के लिए इनकी मौजूदगी किसी रहमत से कम ना थी। चाचा रहमत जिस दफ्तर में काम करते थे, कुछ अरसा पहले उस दफ्तर में एक ऐसा ऑफिसर आया जो हर साल से काम करने के लिए नजराना तलब करता था। वो चाहता था इसके अंडर जितने भी मुलाजमीन हैं वो भी पैसे कमाएं और इसके लिए पैसे इकट्ठे करें। कुछ मुलाजमीन अपने ऑफिसर के रंग में रंगे गए, मगर चाचा रहमत अपने असूलों पर चलने के आदी थे और वो नेकी के रास्ते पर चलते रहे। अफसर को भला ये आदमी कैसे पसंद आ सकता था। इन्हें बदनाम करने के लिए इन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा दिया गया। बात ऊपर तक चली गई। सरकार की तरफ से मामले की छानबीन करने के लिए कमेटी बना दी गई। इसी अरसे में चाचा रहमत को नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। मोहल्ले वालों को जब मामले का इल्म हुआ, सब मिलकर कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी के सरबराह ने मोहल्ले वालों की जुबानी चाचा रहमत की शराफत के किस्से सुने। इसने कहा, ये मोहल्ले का नहीं महकमे का मामला है। मैं तफ्तीश कर रहा हूँ। अगर रहमत साहब बेगुनाह हुए तो इन्हें मुलाजमत पर दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। मोहल्ले वाले अपना मौकफ देखकर वहाँ से चले गए। चाचा रहमत को उस वक्त हैरत का झटका लगा था जब उस रिश्वतखोर ऑफिसर रियाजुद्दीन ने इन्हें फोन किया। स्क्रीन पर नंबर देखकर चाचा रहमत हैरान हुए। कॉल रिसीव की। अफसर ने पूछा, क्या तुम मेरी कोठी पर आ सकते हो? दूसरे दिन सुबह 10 बजे अपने ऑफिसर की कोठी के सामने मौजूद थे। जी सर, मैं हाजिर हो जाऊंगा, चाचा रहमत ने जवाब दिया। अगले दिन वो 10 बजे अपने ऑफिसर की कोठी के सामने मौजूद थे। घंटी बजाने पर चौकीदार गेट पर आया। ऑफिसर ने रहमत के बारे में पहले ही इसे बता दिया था। चाचा रहमत को एक बड़े सारे ड्राइंग रूम में पहुंचा दिया गया। वो सोफे पर बैठे ऑफिसर के आने का इंतजार कर रहे थे। एक लड़का अचानक कमरे में दाखिल हुआ। इसकी नजर रहमत पर पड़ी तो बेख्तियार बोल पड़ा, आप यहाँ पर? क्या आप मेरी शिकायत करने आए हैं? मैं कुछ नहीं समझा। चाचा रहमत लड़के को पहचान नहीं पाए थे। मैं तैमूर हूँ, तैमूर रियाज। वही तैमूर। अभी तैमूर ये बता ही रहा था कि रियाजुद्दीन ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उसने तैमूर को देखते ही सख्त लहजे में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं अपनी किताब लेने आया था। तैमूर ने मेज से अपनी किताब उठाते हुए चाचा रहमत पर निगाह डाली। खौफ के मारे तैमूर का दिल तक तक कर रहा था। इसने ड्राइंग रूम से बाहर जाते हुए दोबारा मुड़कर चाचा रहमत की तरफ देखा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि क्यों अपनी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? तुम वैसा क्यों नहीं करते जैसा सब कर रहे हैं? इंक्वायरी कमेटी कभी भी तुम्हारे हक में फैसला नहीं देगी, क्योंकि चाचा बेसाख्ता बोले, क्योंकि वो सब आपके साथ मिले हुए हैं। रहमत चाचा की बात सुनकर रियाजुद्दीन ने कहा, आदमी तुम टेढ़े हो और अकल का तकाजा यही है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। अगर वही करोगे जो मैं चाहता हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। सोच लो, ऐसा सुनहरी मौका बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने सोच लिया है, वही करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ। रियाजुद्दीन ने चाचा रहमत की बात दरमियान से काटी। मैंने सोच लिया है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा करने का हुक्म मेरे अल्लाह और मेरे नबी पाक ने दिया है। मैं हलाल रोजी कमाऊंगा, किसी सूरत भी हराम नहीं खाऊंगा। चाचा रहमत ये कहकर बाहर जाने के लिए उठे तो रियाज ने तलख लहजे में कहा कि तुम जैसे लोग तरक्की नहीं कर सकते। मैं तो चाहता था कि तुम्हारी नौकरी बच जाए। तुम खुद अपनी नौकरी के दुश्मन बने बैठे हो। तुम पर लगाया गया झूठा इल्जाम सच हो जाएगा। चाचा रहमत अपनी जगह से उठे तो एक आवाज इनके कानों में पड़ी, आप रुक जाएं। ये आवाज रियाजुद्दीन के बेटे तैमूर की थी। रियाज ने घूर कर अपने बेटी की तरफ देखा। चाचा रहमत के उठते कदम रुक गए। तैमूर ने वक्त जाया किए बगैर बोला, बाबा आप ठीक नहीं कर रहे। ये सच्चे और अच्छे इंसान हैं और ये हमारे मोहसिन हैं। अरे मोहसिन, वो कैसे? रियाज ने इससे पूछा। जी, इन्होंने मुझ पर एहसान किया है। चंद दिन पहले मैं शाम के वक्त अकेडमी से छुट्टी के बाद अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में सिगरेट पी रहा था। तुम और सिगरेट नोशी कर रहे थे। को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बेटा सिगरेट भी पी सकता है। मैं आज भी सिगरेट नोशी कर रहा होता और अगर ये फिश्ता सिफ्त इंसान पार्क में ना आते। उन्होंने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे और मेरे दोस्तों को समझाया।
ان کی باتوں میں اتنا اثر تھا، صاحب نے سگریٹ پارک میں پھینک کر اسے پاؤں تلے کچل دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، نہ میں نے اور نہ میرے دوستوں نے آج تک کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو آپ نے مجھے پہچان لیا ہوگا، آپ میرے محسن ہیں۔ آپ کے سمجھانے پر میں سگریٹ نوشی جیسی بری لت سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر تیمور نے آگے بڑھ کر چاچا رحمت کا ہاتھ محبت سے چوم لیا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر اس سکوت کو ریاض نے یہ جملہ کہہ کر توڑا، آپ میرے بھی محسن ہیں۔ آپ نے میرے بیٹے کو سگریٹ نوشی جیسی بری عادت سے بچا کر مجھ پر بھی احسان کیا ہے، ورنہ کچھ دنوں بعد وہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتا تھا۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ریاض الدین کی آواز بھر آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم سے آپ تک کے سفر میں جو تکلیف چاچا رحمت کو برداشت کرنی پڑی تھی، انہوں نے وہ تکلیف بلا کر ریاض الدین کو دیکھ کر کہا، مجھے شرمندہ نہ کریں، بس آپ سے یہی گزارش ہے، کانٹوں کے راستوں پر مت چلیں، پھولوں والے راستے کا انتخاب کریں۔ ریاض الدین نے کہا، آپ کل سے دفتر آ جائیں، آپ مجھے بدلا ہوا انسان پائیں گے۔